नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों की डिमांड पर हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर का गेस्ट पेपर बनाया है, जिसमें हमने 2021 में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत चांस है। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप निश्चित ही एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप सब लोगों को जानकारी है कि इस समय कोरोना का प्रकोप फिर से दोबारा से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, इसलिए आप घर से जब ज़रूरी काम हो, आवश्यक काम हो, जब ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगा के निकलें। इसी बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए कि आप इस कोरोना काल में बीएससी में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, तो मैंने इसी की बात के मद्देनज़र रखते हुए मैंने बीएससी के गेस्ट पेपर बनाना शुरुआत कर दिए हैं। और मैंने पिछले साल भी बीएससी के गेस्ट पेपर बनाए थे, जिसमें मुझे आप सब लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। और मैं एक आपको बात बता दूं, मैंने जो उस गेस्ट पेपर में क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है वो 95% जो क्वेश्चन हैं वो मेरी गेस्ट पेपर से ही आए। और मैं बता दूं, जो मैं ये गेस्ट पेपर बनाने जा रहा हूं ये स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लिए है। मैं आशा करता हूं कि अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो मैंने बीएससी फाइनल का फेस का गेस्ट पेपर बनाया था, उसमें तो मैं आपको बता दूं कि 99% क्वेश्चन मेरी गेस्ट पेपर से ही आया था, जो क्वांटम मैकेनिक्स का था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इस कोरोना से बचें, क्योंकि कहा गया जान है तो जहान है। सबसे पहले हम इस बात की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यदि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हमें उन्हें बनता भी है, फिर भी बहुत से स्टूडेंट के नंबर्स कम आते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, सबसे पहले हम इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें टाइम का मैनेजमेंट जानना पड़ेगा। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन का तरीका है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास समय रहता है 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1.5 घंटा इसके लिए और 1.5 घंटा इसके लिए हमने इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे टाइम को। कहने का मतलब हमारा 90 मिनट ये हुआ और 90 मिनट ये हुआ। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, जो थर्ड पेपर होता है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन व्यूज हाँसी में 9 दिए रहते हैं, तो उसमें से 6 करना होता है। तो कहने का मतलब हमें 6 क्वेश्चन करना है, तो हम 6 का इस 90 में 6 का भाग देंगे। कहने का मतलब हम 15 मिनट। एक क्वेश्चन को यदि हम 15 मिनट में सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके। और इसमें हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ता है। यदि हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को 45 मिनट में सॉल्व करें तो 2 को हम कितने में कर सकते हैं? इस प्रकार से। और बीच बीच में हमें बहुत एग्जामिनर टीचर भी आते रहते हैं, हमें टाइम का लॉस होता है। तो हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि इसको हम 13 मिनट में सॉल्व कर लेंगे और इसको हम कितने मिनट में सॉल्व कर लें? 42-43 मिनट में सॉल्व कर लें। इतना तो आसान है, बहुत टाइम है कि आप इतने समय में आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, जितना पूछा जाए एग्जाम में आप उतना ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा कुछ और है, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। ऐसा नहीं, जितना पूछा जाए आप उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। इतना आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से हैंड राइटिंग लिख सकते हो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अटेंड कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर पर जो इफेक्ट होता है, मेरा भी मानना कि राइटिंग का ही पड़ता है। यदि एग्जामिनर को राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी तो आपके मार्क्स कैसे दे देगा? तो ये एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए
ये इसका एक कहा जाए तो पार्ट है। आपको पेपर ही बने और साथ साथ आप अच्छी राइटिंग है और टाइम का मैनेजमेंट कर लिया तो आपके निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जिसे आपका बहुत देर से इंतज़ार था। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता, इनमें से जो और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसमें टिक लगा दूंगा। आप उसको एग्ज़ाम में जब जाएं तो इनको ज़रूर एक बार याद करके जाएं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिया है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी और हिंदी मीडियम से हैं तब भी। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर मीन लाइफ टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अवमन्यित आवर्ती दोलक के गुणता कारक, जीवन काल तथा श्रांति काल की परिभाषाएं दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्जाम का पैटर्न है बदल चुका है। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछता है, जिससे बहुत से स्टूडेंट उसको वो क्वेश्चन बनता तो है लेकिन उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें, जबकि वो क्वेश्चन उसे बनता भी है। तो मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम में जितनी तरह से आ सकता है मैंने उस सब का कलेक्शन कर दिया है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि अवमन्यित आवर्ती दोलक की विशेषता गुणांक, हम जो गुणता कारक था इसी को हम दक्षता भी बोलते हैं, विशेषता गुणांक भी बोलते हैं। पूछा वही था, बस विशेषता गुणांक नाम दे दिया था। इससे क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक लिखिए। बात वही है, उसने जो वर्ड हैं उसको चेंज कर दिया है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। इस प्रकार से पूछ सकता था कि अवमन्यित आवर्ती दोलक के श्रांति काल से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से भी कि गुणता कारक को परिभाषित कीजिए, इसे श्रांति काल से संबंधित कीजिए। और जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतने ही को सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दूसरा क्वेश्चन है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेसाजू आकृतियां क्या हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। इसी को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लेसाजू आकृतियां क्या हैं, इनके उपयोग लिखिए। ओके, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बस पेपर में ये आपको रखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक क्या है, इसकी सहायता से आप आवृत्ति कैसे ज्ञात कर, ये भी जो शुरुआत में क्वेश्चन है मैंने प्रयास किया है कि वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणोदित दोलक के संदर्भ में क्षणिक अवस्था स्थायी अवस्था के अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में संकुचन और समय विलंबता पर चर्चा कीजिए। या इस प्रकार से पूछा जा सकता था, लंबाई संकुचन की व्याख्या करो, आवश्यक सूत्र भी निकालिए। या इस प्रकार से समय विस्तार का क्या अर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दर्शाइए कि x² + y² + z² - c² इंटू t² लॉरेंज रूपांतरण के लिए निश्चल होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अगला, ड्राइव द फॉर्मूला, निम्न सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। E² = m0² इंटू c⁴ + p² इंटू c²। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मरोड़ी या ऐंठन लोलक की आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अन्नाद एवं अन्नाद की तीक्ष्णता पर टिप्पणी लिखिए। ओके, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है तो आप इन क्वेश्चनों को आगे पूरी तरह से पढ़ लें। जो मैंने आपको बीच बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं, जब आप पेपर देने जाएं तो उसको जरूर पढ़ के जाएं एक बार। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुक्त दोलन, अवमन्यित दोलन तथा प्रणोदित दोलन को समझाइए। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांतों के मूल अभिगृहीतों को बताइए और समझाइए। ओके, अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात
4:1 है। तो तरंगों के आयामों की तुलना कीजिए। अब हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है, इसमें कुछ जो थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी कंक्लूड किए जाने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो यदि आपका ये क्वेश्चन सही है तो आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। तो आप प्रयास करें कि आपका चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करने का प्रयास करें। तो इसी क्वेश्चन को ऐसा ही पूछा जा सकता है, जो तीव्रताओं का अनुपात यदि संख्या बदल देता तो कितना लिख सकता है, तो इसी की जगह वो लिख सकता था 25:1 या कोई अदर भी संख्याएं हों। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सिद्ध करो कि एक यौगिक लोलक के निलंबन बिंदु सस्पेंशन पॉइंट होता है तथा दोलन बिंदु परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। A1 व A2 आयाम की दो सरल आवर्त गतियाँ हैं जिनकी आवृत्तियाँ समान हैं, समान कला में अध्यारोपित होती हैं। दर्शाई गई परिणामी गति A1 + A2 आयाम तथा ω/2π आवृत्ति की सरल आवर्त गति होगी। अगला क्वेश्चन है कि LCR परपथ में L है, उसका मान दिया है 2 माइक्रो हेनरी और संधारित्र C का मान दिया है 5 माइक्रोफैरड तथा रेजोनेंस है प्रतिरोध, उसका मान दिया है 0.2 ओम। तो सिद्ध कीजिए निकाय में अवमंदित दोलक की भांति कार्य करेगा, इसके आवर्तकाल और दक्षतांक की गणना कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है निर्देश फ्रेम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट रूप से समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या इसी को इस प्रकार से पूछ सकता था कि जड़ती तथा अजड़ती निर्देश फ्रेम से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए समझाइए। या इस प्रकार से भी, क्या पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, यदि है तो समझाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज पोटेंशियल वेल, विभव कूप क्या है, विभव कूप में कण की गति कैसी होती है। हमें विभव कूप को डिफाइन करना है और इसकी गति कैसी होती है सिर्फ हमें बताना है बस। ये हमारा था सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमने शॉर्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया था। आप इन शॉर्ट क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। और अब चलते हैं सेक्शन बी, जिसे आपका बहुत देर से इंतज़ार था। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो आप सेक्शन ए की अपेक्षा सेक्शन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है सेक्शन ए, ये होता है सेक्शन बी। आप सेक्शन ए को पहले सॉल्व करें, क्योंकि इसमें आपके 30 मार्क्स होते हैं, इसमें 20 मार्क्स होते हैं। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ओके, यदि आप अच्छी तरह से जी 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर मिलता है, तो 30 नंबर। यदि आपके अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप 30 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप सबसे पहले, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, आप सेक्शन बी को सॉल्व करें जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे ये भी नहीं होगा कि आप बाद में कहें कि मेरा लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, आपको ये बात नहीं आने पाई। इसलिए आप आगे सेक्शन बी को हल करें, फिर सेक्शन ए को करें। तो यही मेन होता है पेपर में, सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, समान आवर्तकाल तथा आयाम और कला में भिन्न 2 परस्पर लंबवत आवर्त गति एक साथ एक कण पर अध्यारोपित होती है। कण के परिणामी पद के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विभिन्न महत्वपूर्ण आकृतियों की व्याख्या करते हुए बताइए किन किन शर्तों में पथ की आकृति सीधी रेखा, दीर्घवृत्त या वृत्त होती है। किन शर्तों पर बताना, हमें कालांतर की वैल्यू निकालनी है। किन शर्तों पर जो पथ की आकृति है वो कैसी होती है, सीधी रेखा, दीर्घवृत्त या वृत्त होती है। ओके, या ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, या इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि समान आवृत्ति, ओके, कैसी समान आवृत्ति के 2 परस्पर लंबवत सरल आवर्त कंपनों के विस्थापन समीकरण
निम्न है। x इक्वल a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई तथा y इक्वल b साइन ओमेगा टी। इसके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी कंपन का व्यंजक ज्ञात करो। परिणामी पद क्या होगा जब कालांतर की वैल्यू दी है 0 डिग्री, π/2 तथा पाई। इसमें हमें शर्तें निकालनी है। इसमें हमें कालांतर की वैल्यू दी है तो परिणामी पद ज्ञात करना है। पूछा वही है, बस पूछने का तरीका उसने उल्टा कर दिया है, या इसी को इस प्रकार से पूछा जा सकता। मैं आपसे आप इस क्वेश्चन को तैयार करके ही एग्जाम में जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन व्यू जहाँ से पूछा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जिस 100% एग्जाम में आने के चांस हैं, या इस प्रकार को इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, या इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि जब परस्पर लंबवत दो सरल आवर्त गतियों को जिनके आयामों और आवर्त कालों का अनुपात 1:1 है। अब इसमें आवर्त कालों का अनुपात 1:1 दे दिया है, तो आप जानते हैं जो आवर्त काल होता है वो किसका उल्टा होता है? आवृत्ति का उल्टा होता है। ओके, जब आवर्त काल का अनुपात 1:1 है तो आवृत्ति का अनुपात भी कितना होगा? 1:1। एक का उल्टा क्योंकि एक ही होता है, तो उसका मतलब दिया वही है कि जो दो SHM हैं उनकी आवृत्तियों का अनुपात 1:1 है तथा कालांतर 90 डिग्री कहने का मतलब π/2 और कितना 45 डिग्री मतलब π/4। तो संयुक्त किया जाता है तो प्राप्त आकृतियों की व्यंजक उनके बीच कालांतर दिया है। जब इस कालांतर पर दो सरल आवर्त गतियां हैं वो अध्यारोपित होती हैं, तो हमें परिणामी पद कैसा प्राप्त होता है वो हमें बताना है। कब? जब कालांतर 90 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि लसाजू आकृतियों का वर्णन कीजिए जब दो परस्पर लंबवत अध्यारोपित होने वाली सरल आवर्त कंपनों की आवृत्ति का अनुपात 1:1 है, तो उनके बीच कालांतर 0 से पाई तक बदलता है। 0 से पाई तक 0, π/4, π/2 और पाई। ओके, या इस प्रकार से भी कि सिद्ध कीजिए लसाजू चित्र एक सरल रेखा से दीर्घवृत्त में और फिर सरल रेखा में परिवर्तित होती है जबकि दो लंबवत समान आवृत्ति की सरल आवर्त गतियों को संयोजित किया जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को जितनी तरह से एग्जाम में आ सकता है मैंने उन सब का कलेक्शन कर दिया। जी आपके 100% चांस से एग्जाम में आपको रखा मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके जाएं। और मैंने इस क्वेश्चन को करा भी दिया है एक वीडियो में, आपको वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, इन दो में से एग्जाम में से दो में से एक रखा मिलेगा, 100% चांस है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। लसाजू आकृतियाँ क्या हैं? आप पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, लसाजू जो ऑक्सीलेशन फिजिक्स होती है उसमें लसाजू आकृतियाँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लसाजू फिगर्स। तो लसाजू आकृतियाँ क्या होती हैं? परस्पर लंबवत दो सरल आवर्त गतियों को जिनके आयामों और आवर्त कालों का अनुपात 1:2 है। आप भ्रमित न हो, कभी कभी सवाल में आवृत्तियों का अनुपात देता है तो कभी आवर्त कालों का अनुपात। आपको याद करके चलना है, आप आवृत्तियों के अनुपात से सीख लें, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 1:1, 1:2 और 2:1 आवृत्तियों का अनुपात है जो। ओके, तो हम चल रहे हैं। आवर्त कालों का अनुपात 1:2 है। आवर्त कालों का अनुपात 1:2 दिया है तो आप जानते हैं कि जो आवृत्तियों का अनुपात होता है वो आवर्त कालों को उल्टा होता है, तो आवृत्तियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 लिखा है, मतलब आवर्त कालों का अनुपात 1:2, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, आवृत्तियों का अनुपात 2:1 हो तथा कालांतर कितना हो? 90 डिग्री π/2। संयुक्त किया जाए तो किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी? समीकरण प्राप्त। केवल एक केस के लिए उसने बात की है जब π/2 हो कालांतर। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि यदि किसी कण पर x इक्वल a साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई तथा y इक्वल b साइन ओमेगा टी समीकरणों द्वारा व्यक्त दो परस्पर लंबवत सरल आवर्ती दोलन
एक साथ अध्यारोपित होते हैं तो कण के परिणामी पथ का समीकरण निर्मित करो। यदि कालांतर 0 डिग्री π/2 तथा पाई हो तो पथ की आकृति क्या होगी। अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन को घुमा लैंग्वेज चेंज कर दी है। इसमें उस समीकरण दे दिए हैं दोनों सरल आवर्त गतियों की। तो आप इसमें देख रहे हैं आवृत्तियों का अनुपात कितना है, ये इधर कितना 2 ओमेगा, तो कितना आ जाएगा 2:1। लिखा वही है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया था। तो इसमें 3 केस के लिए चर्चा की है, जब कालांतर 0 डिग्री π/2 और पाई। तो पथ की आकृति पूछ रहा है, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि लसाजू आकृतियाँ क्या हैं। 2 लंबवत सरल आवर्त गतियों के संयोजन से जिनके दोलन कालों की निष्पत्ति 1:। दोलन काल को हम आवर्तकाल ही बोलते हैं। जब आवर्तकाल की निष्पत्ति मतलब अनुपात 1:, दिया है तो आवृत्तियों का अनुपात कितना होगा 2:1, मतलब उल्टा। से प्राप्त गति का समीकरण स्थापित कीजिए। 2 में से आपको एक रखा मिलेगा एग्जाम में, आप इसको अच्छी तरह से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और सुस्पष्ट एवं स्थिर व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए तथा सिद्ध करो कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि दोनों 2 तरंगों के विस्थापन समीकरण हैं, x1 = a1 sin of ωt प्लस थीटा तथा x2 = a2 sin ωt हैं। तो परिणामी विस्थापन का आयाम प्राप्त कीजिए तथा अधिकतम व न्यूनतम आयाम की शर्तें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पोटेंशियल वेल, विभव कूप से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कम आयाम के दोलनों के लिए विभव कूप कैसा होता है, पैराबोलिक परवलयाकार माना जा सकता है। इससे सिद्ध कीजिए कि लघु दोलनों के लिए कण की विभव कूप में गति सदैव कैसी होती है, सरल आवर्त गति होती है, चाहे विभव फलन की प्रकृति कैसी भी हो। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि अल्प आयाम के दोलनों के लिए विभव कूप को पैराबोलिक माना जा सकता है, परवलयाकार, तथा पैराबोलिक विभव कूप में स्थायी संतुलन के निकट संपन्न सरल आवर्ती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकलसन तथा मोर्ले का प्रयोग, इसके परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है जो परीक्षा की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माइकलसन मोर्ले की प्रयोग की विवेचना कीजिए, विशिष्ट अपेक्षता सिद्धांत को सूत्रबद्ध करने में इसकी उपयोगिता समझाइए। अगला क्वेश्चन कि सरल आवर्ती दोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरल आवर्ती दोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा की व्यंजक निर्मित कीजिए। सिद्ध करो कि औसत गतिज ऊर्जा तथा औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, एक कुल ऊर्जा की आधी होती है। या क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि सिद्ध करो कि सरल आवर्ती दोलक की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तथा समय t स्थिति x पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कि प्रणोदित अथवा चालित दोलक क्या है, इसके लिए अवकल समीकरण स्थापित कीजिए। इसे स्थायी अवस्था के लिए हल कीजिए, अज्ञात की अवस्था की व्याख्या कीजिए। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता था कि प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण विशेषता गुणांक, इसी को हम दक्षता गुणांक या गुणता गुणांक कारक भी बोलते हैं, व अज्ञात की व्याख्या करो। ओके, इसी क्वेश्चन को जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें लॉन्ग क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और था। चालित या प्रणोदित आवर्ती दोलक के लिए अवकल समीकरण लिखिए, इसके प्रत्येक पद पर लिखने का तर्क समझाइए, इस समीकरण का हल प्राप्त कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए, अज्ञात की शर्त लिखिए, अज्ञात की तीक्ष्णता की व्याख्या कीजिए। जो 8वां क्वेश्चन है, जिस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। एलसी परपथ के दोलनों के लिए अवकल समीकरण लिखिए तथा इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ओके, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन का
कलेक्शन किया है। आप ये समझिएगा, आप इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। और जब आपको इतने क्वेश्चन लर्न हो जाएं, आप समझ लें, अच्छी तरह से सीख लें, आप रटें ना, किसी भी चीज़ को समझें। जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लें तब आप यदि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वो तो और अच्छी बात है, आप अपने सिलेबस का एक्स्ट्रा पढ़ें, आप नॉलेज प्राप्त करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब आपका एग्ज़ाम हो तो इसको अच्छी तरह से एक बार सीख लें। और जो इस रिलेटेड वीडियोज़ मैंने पर टॉपिक अपलोड कर दिया है वो मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। आपका भला होगा तो हमारा ही भला होगा। यदि आप जो अन्य पेपर हैं उस पर भी गैस पेपर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और ये भी बताएं वीडियो कैसा लगा। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।